स्ट्रेंथ इज द ओनली गारंटी ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी, यानी कि अगर शांति और समृद्धि चाहिए तो शक्ति जरूरी है, और इसरो भारत की शक्ति को बढ़ा रहा है। शुरुआत में हम सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सैटेलाइट का यूज करते थे। भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है वो दुनिया के सबसे पुराने स्पेस प्रोग्राम्स में से एक है। 1960s विक्रम साराभाई को भारत के स्पेस प्रोग्राम का फादर कहा जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इसके डिफेंस वाले एस्पेक्ट पर चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले इवोल्यूशन के बारे में जानेंगे कि क्यों जरूरत पड़ी हमें काउंटर स्पेस एबिलिटीज की, इसके बाद अभी क्या हो रहा है और फिर क्या चैलेंजेस हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको इससे आने वाले क्वेश्चंस के आंसर्स आ जाएंगे। कारगिल तो हम सबको याद है। कारगिल में पाकिस्तान ने घुसपैठ कर भारत के कारगिल वाले क्षेत्र के कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर, हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। उस समय भारत ने जो जीपीएस सिस्टम है यूएस का, उससे कहा था कि यार हमें एक्सेस दे दो, कम से कम हमें लोकेशंस पता लग जाएं। और यूएस से देखो, आप तो इंटरनेशनल लॉ को मानते हो ना, तो ये तो हमारी टेरिटरी के अंदर आए हैं, तो कायदे में आप इंडिया से फ्रेंडशिप चाहते हो तो ये लोकेशंस का एक्सेस केवल हमें दे दो, बाकी तो हमारे जवान देख लेंगे। हमारे जवानों को, हमारी फोर्सेस को एक्सेस डिनाय कर दिया गया। तो यानी कि जो युद्ध और आसानी से जीता जा सकता था, जीत तो हुई, लेकिन ये एक्सेस ना देना, उसकी वजह से हमारे लिए काफी मुश्किलें आई। तो यहां से एक सीख हमने ले ली कि यू कैन नॉट रिलाय ऑन अदर्स, हमें अपनी क्षमताएं डेवलप करनी होंगी। तो आज हमारे पास इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, राइट। लेकिन इसके अलावा और कुछ भी हुआ था। जैसे ये युद्ध खत्म हुआ उसके ठीक 3 दिन बाद भारत सरकार ने कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई। कहा कि एसेस करो कि क्या क्या खामियां रही इस पूरे युद्ध में। तो सबसे पहला पॉइंट था कि इंटेलिजेंस की खामी रही। आपको शायद पता होगा कि ये जो पाकिस्तान की फोर्सेस हमारे एरिया में आ गई थी, इसके बारे में हमें एक शेफर्ड से जानकारी मिली थी। तो यानी कि इंटेलिजेंस फेलियर वर देयर, मतलब हमें अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। अब हर जगह आप पेट्रोलिंग पार्टीज को नहीं छोड़ सकते, यानी कि सैटेलाइट्स का यूज किया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। जो इमेजेस हैं रेगुलरली वो ली जानी चाहिए सैटेलाइट्स के थ्रू, और रेगुलरली उनका प्रोसेसिंग होना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए। और ये एनालिसिस देयर शुड बी फ्रॉम डिफेंस पर्सपेक्टिव, यानी कि इसके लिए एक सेपरेट विंग की जरूरत है। अभी आगे जाकर पता लगेगा आपको क्या वो विंग भारत में है। इसके बाद ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज की बात थी, यानी कि ट्राई सर्विसेज, यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जबरदस्त ऑपरेशनल यू कैन से एक सिम्फनी होनी चाहिए, और बेटर हम यहां पर कर सकते हैं, ऐसी बात कही गई। एक डेडिकेटेड सेल होनी चाहिए। तो इसी जो 1999 में रिकमेंडेशंस दिए गए थे, उसमें एक और बात कही गई, हमारे डिफेंस फोर्सेस के कई सारे जो ऑपरेशनल बेसिस हैं वो अंग्रेजों के जमाने से चलते आ रहे हैं, यानी कि इसमें बदलाव करना होगा। अब क्या बदलाव करें? तो अब कुछ रिकमेंडेशंस तो यूज कर दिए गए, कुछ रिकमेंडेशंस यूज नहीं हुए। इसके बाद आया 2011। उस समय हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे मिस्टर शिव शंकर मेनन। उन्होंने कहा कि आई एम गोइंग टू, मतलब वी हैव टू मेक अ टास्क फोर्स, अ सेपरेट टास्क फोर्स टू रिव्यू दिस कारगिल रिव्यू कमेटी रिकमेंडेशंस। शिवशंकर मेनन जी को भारत की विदेश नीति का चाणक्य भी कहा जाता रहा है। शिव शंकर मेनन की एक बहुत ही फेमस बुक भी है, चॉइसेस। नरेश चंद्र टास्क फोर्स बनाई गई, जो हमारे देश के कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहे थे। इन्होंने कहा कि इंडिया को डेडिकेटेड एक स्पेस कमांड चाहिए, यानी कि जैसे आपकी आर्मी है लैंड के लिए, आपकी नेवी है वाटर के लिए, एयरफोर्स है एयर के लिए, ऐसे हमें स्पेस की भी एक कमांड चाहिए। साथ में कहा एक साइबर कमांड भी चाहिए। तो जो रिकमेंडेशंस थी 2012 में उस समय के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी के सामने रखी गई। हालांकि ये कैसे संभव होगा, इस पर चर्चाएं चल रही थी। फिर 2014 में चुनाव हुए, फिर बाद में 2018 में जाकर जोधपुर में एक ट्राई सर्विस मीटिंग थी, उसमें पीएम मोदी ने इसमें हामी भर दी, कहा कि लेट्स मेक अ स्पेस कमांड। वैसे इस मीटिंग के बाद हमारे देश में अब एक डेडिकेटेड साइबर कमांड भी है। तो अब इसके आगे कहानी को मैं कनेक्ट करूंगा। अभी तक आपको क्या पता लगा कि जो जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें मतलब जो आपकी सैटेलाइट्स हैं वो मदद देती हैं आपकी मिसाइल्स को आप सटीक निशाना लगाने के लिए, जैसे कि आपके क्रूज मिसाइल्स, गाइडेड म्यूनिशंस यानी कि गाइडेड बॉम्ब्स एंड मिसाइल्स, तो भाई साहब उसके लिए यूज आती है। दूसरी मैन, हमारे लोगों को अगर किसी लोकेशन पर पहुंचाना है, अगर पहले से सटीक जानकारी उनको मिलती रहेगी तो अपना रास्ता मींस एक तरीके से आप ये मानिए कि चाइना के पास अगर ज्यादा लोग हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि चाइना हर एक लड़ाई में ऊपर होगा।
मैटर करता है कि ऑन ग्राउंड ऑपरेशनल कैपेबिलिटी किसकी बेटर है, लोकेशनल एडवांटेज किसके पास है, यानी कि ऐसी लोकेशन जिससे कि हम उनके रास्ते को काट सकें। तो भाई साहब कैसे होगा, जब हम डीपली स्टडी करेंगे टेरेन को, और स्टडी करने के लिए क्या चाहिए भाई साहब, स्पेस टेक चाहिए, सर्वेलेंस कैपेबिलिटी, कहां पर आ रहे हैं पाकिस्तान, कहां पर मतलब घुसपैठिए, या फिर अरुणाचल प्रदेश के आसपास हमने देखा कि उन्होंने अपने गांव के नाम पर बेसिकली चाइनीज मिलिट्री ने अपनी जगह बना ली। ऐसी कमांड एंड कंट्रोल, जब भाई जाहिर सी बात है जब आप वॉर में हैं तो कमांड एंड कंट्रोल इज द एसेंस। साथ में एक बात है कि आपको स्पेस एसेट्स दुश्मन के अगर आप डिस्ट्रॉय कर दो तो इससे भी एक एडवांटेज आप ले सकते हो। अगर आप सोचोगे नहीं नहीं ये तो गलत बात है, करना नहीं चाहिए, 2007 में चाइना ने कैपेबिलिटी हासिल कर ली थी एंटी सैटेलाइट मिशन, जिसको हम एसेट कहते हैं। कुछ याद आ रहा है कि 2018-19 याद आ रहा है कुछ, ऑपरेशन शक्ति, जब इंडिया ने भी एसेट कैपेबिलिटी हासिल कर ली, तो हमारे लिए जरूरी था या नहीं था, क्योंकि युद्ध में जरूरी है कि दूसरा आपको क्या नुकसान पहुंचा सकता है, अगर आप भी वैसा नुकसान पहुंचा सकते हो तो यानी कि फिर आप सोच सकते हो कि ठीक है भाई आपकी सैटेलाइट सेफ रह सकती है। क्योंकि अगर चाइना को पता है कि भाई हमारी सैटेलाइट्स यानी कि चाइना की सैटेलाइट्स को भारत नहीं भेज सकता वहां पर, तो जाहिर सी बात है वॉर में उसके पास टैक्टिकल एडवांटेज रहेगी। लेकिन अगर उसे पता है यार इंडिया भी कर देगा, तो कम से कम वहां हरकत नहीं करेगा, क्योंकि पता है अगर उसने हमारी सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचाया जिससे इन वाले एस्पेक्ट्स पर हमारी फोर्सेस को नुकसान पहुंचे, तो भाई साहब सैटेलाइट तो आपकी भी हैं, उन्हें कहां छुपा कर ले जाओगे, है कि नहीं। नाउ अब ये स्पेस एक नया फ्रंटियर बन चुका है जियोपॉलिटिक्स का। यही पॉइंट जो मैंने बताया, यही पॉइंट यहां पर लिखे हैं, इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है। स्पेस की बात करें तो सिविलियन पर्पस तो है ही, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग, मेटलर्जी एटसेट्रा, यानी कि मौसम के बारे में जानकारी, फिशरमैन को जानकारी, ठीक है सिविलियन पर्पस होता ही है। कमर्शियल पर्पस के लिए इसरो कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। आप लिख सकते हैं एंट्रिक्स इज लाइक द मार्केटिंग आर्म ऑफ इसरो। पिछले कुछ समय में अगर एक रफ डेटा आपको बताऊं तो 350 के आसपास हमने जो ऑपरेशंस किए हैं वो कमर्शियल ऑपरेशंस किए हैं, यानी कि इवन दूसरे देशों की सैटेलाइट्स को इसरो लॉन्च कर रहा है, क्योंकि इसरो टेक टॉप नॉच और साथ में अफोर्डेबिलिटी, राइट। और नेक्स्ट है मिलिट्री वाला कंपोनेंट है जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। जो मैंने आपको बताया था कि 2018 में पीएम मोदी ने हामी भर दी थी कि चलिए अब स्पेस कमांड बनाइए, तो उसके लिए बनाया गया डीएसए, डिफेंस स्पेस एजेंसी। इसी तरीके से हमारे देश में है डीसीवाईए, डिफेंस साइबर एजेंसी भी हमारे देश में। जैसे इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। ये फैक्ट वाली चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। अब डीएसए में है क्या, मतलब लोग कौन है, हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों से ऑफिसर्स को इसमें रिक्रूट किया गया है। ये एक तरीके से जो हमारा स्पेस ऑपरेशंस है, प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। लेकिन इनको नए नए वेपन्स भी तो चाहिए स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए। आप कहेंगे स्पेस में कौन से वेपन्स चाहिए, अभी मैं एक एक करके आपको समझाने वाला हूं, टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन वो वेपन्स नए नए रिसर्च कौन करेगा, उसके लिए है डीएसआरए, इसको डीएसआरओ भी बोला जाता है कई जगह पर, डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी। ये भी बेंगलुरु में है, नाम से पता लग गया होगा। देखिए ये मैंने कहा कि ये ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड कमांड है एक तरीके से। इसमें तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं जो प्लानिंग कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन करेंगे, राइट, कि कैसे कोऑर्डिनेट करना है स्पेस कैपेबिलिटीज को इंडिया की, राइट। यहां पर साइंटिस्ट बैठे हैं, इसमें है साइंटिस्ट, तो यानी कि यहां पर होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यह है R&D आर्म एक तरीके से हमारे देश के स्पेस टेक की, राइट। और इसको कोऑर्डिनेट कौन करेगा, इसके साथ कोऑर्डिनेट इसरो करेगा। साथ में देखिए दो और हैं, इसको मैं लिख देता हूं। यह है डिफेंस, यह डिफेंस इमेजरी प्रोसेसिंग एनालिसिस सेंटर। जो मैंने कहा था ना कारगिल में हमें क्या पता लगा कि हमें रेगुलर इमेजिंग भी करनी है, फिर उसका प्रोसेस, फिर उसका डेडिकेटेड प्रोसेस भी करना है, एनालाइज करना है कि किस जगह क्या क्या हमें मुसीबतें आ सकती हैं, क्या हमारे प्लस पॉइंट हैं, राइट। तो यह है दीपक, डिफेंस इमेजरी प्रोसेसिंग एनालिसिस सेंटर, यह है दिल्ली में, और यह डिफेंस सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर भोपाल में। ये जो तीनों हैं, ये समझ लीजिए तीनों जो हैं ये एक तरीके से पिलर्स हैं डीएसए के। तो एक तरीके से भारत की स्पेस कमांड के ये तीनों एस्पेक्ट हैं। तो यहां जो हमारी डिफेंस पर्पस के लिए सैटेलाइट्स हैं, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, आर्मी के लिए, उनका कोऑर्डिनेशन यहां से होता है। यहां से इमेज प्रोसेसिंग एनालिसिस होता है और यहां से न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू वेपन्स विच कैन बी यूज्ड फॉर स्पेस सिक्योरिटी, यहां पर यह हो रहा है। अब टेक क्या क्या यूज किए जा सकते हैं, मैं इनको ऐसे डिवाइड कर देता हूं आपके लिए। देखिए जैसे ये है चाइना की सैटेलाइट, ठीक, और चाइना ने हमें धमकी दी है, पाकिस्तान है, कोई भी है, तो हम किस तरीके से यहां पर नुकसान पहुंचा सकते हैं उन्हें, अगर उन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया तो एक कैटेगरी होती है काइनेटिक फिजिकल काउंटर स्पेस कैपेबिलिटी। आप कहेंगे क्या कह दिया है, बहुत आसान सी बात है।
काइनेटिक फिजिकल। मतलब क्या है, एक तरीका तो यह है कि आप यहां से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करो और इनकी सैटेलाइट्स को तबाह कर दो, काम हो गया इनका, राइट। दूसरा तरीका है, यह भी काइनेटिक फिजिकल काउंटर स्पेस कैपेबिलिटी में आता है। वो ये है कि आप अपनी एक सैटेलाइट को यहां पर ले जाओ, जैसे ये सैटेलाइट को हमने इसी के ऑर्बिट में डाल दिया। एक तो ये है, इसको तो हमें बेसिकली उड़ाना है, और ये जो सैटेलाइट है आपकी, इसको इसी के ऑर्बिट में ले जाओ, जैसे चाइना की सैटेलाइट के ऑर्बिट में ले गए, और यहां पर जाकर आप इसको डिटोनेट कर दो, ब्लास्ट करा दो। तो ये भी एक तरीके से हमारी एबिलिटी है, काइनेटिक फिजिकल काउंटर स्पेस एबिलिटी। और तीसरा तरीका क्या है, इसी कैटेगरी में, कि इनका जो ग्राउंड पर कमांड सेंटर है, जैसे कि ये कमांड सेंटर है, तो आप डायरेक्ट अपनी मिसाइल इस पर लाओ और इसको उड़ा दो। तो अगर इसको उड़ा दिया तो चाइना की जो फोर्सेस हैं जो इसके थ्रू कमांड एंड कंट्रोल कर रही हैं, या जो उसकी मिसाइल है जिसका कमांड एंड कंट्रोल इसके थ्रू हो रहा है, तो अगर इसको ही उड़ा दिया, आपको नहीं लगता कि इससे चाइना या पाकिस्तान जो भी हमारा दुश्मन होगा वॉर के समय पर, तो उसकी कैपेबिलिटीज को हम कमजोर कर पाएंगे, है कि नहीं। तो टैक्टिकली ये बड़ा काम आने वाला है। अब आप कहेंगे और क्या तरीका है, तो एक तरीके से हमें पता लगा, एक तो है जी काइनेटिक फिजिकल, यू कैन से काउंटर स्पेस कैपेबिलिटी, ठीक है, CSC। दूसरा है नॉन काइनेटिक फिजिकल काउंटर स्पेस कैपेबिलिटी। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप एक पर्टिकुलर अपनी सैटेलाइट को इस एरिया में रखिए, और फिर आप इन एक पर्टिकुलर रोबोटिक आर्म से इसको डिस्टेबलाइज कर दीजिए। तो कहने का मतलब है कि आप एक तरीके से इसको जो ये ऑपरेशन में काम आ रही थी, वो ऑपरेशन में काम नहीं आ पाएगी। एक और तरीका है, वो है इलेक्ट्रॉनिक। मैं यहां लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक। इसके थ्रू क्या होता है, ये एक्चुअली यहां पर यूज किया जाएगा। आप क्या करिए, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। देखो, जब मैंने कहा फिजिकल, तो फिजिकल का तो मतलब है भाई साहब उड़ाना है, ठीक है। तो चाहे तो बैलिस्टिक मिसाइल से ग्राउंड से उसको सैटेलाइट को उड़ा दो, चाहे इसी ऑर्बिट में लाकर उड़ा दो, चाहे इनका जो कमांड सेंटर बना हुआ है इसको उड़ा दो, ठीक है। तो ये तीन तरीके जो हैं, ये तो हो गए फर्स्ट वाले पार्ट के, ठीक है। इसमें काइनेटिक क्यों, क्योंकि मूव किया आपने किस चीज को, काइनेटिक फिजिकल अटैक किया। दूसरा बताता हूं नॉन काइनेटिक, इसका और अच्छा एग्जांपल बताता हूं, नॉन काइनेटिक फिजिकल, लेकिन डैमेज आप फिजिकल करोगे। इसका तरीका है जैसे कि लेजर, आप लेजर के थ्रू डेजल कर दो, या आप आसानी से इसको बोल सकते हो आसान भाषा में ब्लाइंड कर दो। आप कहोगे सर ऐसा कुछ हुआ है क्या, अरे हुआ है। जैसे ये एग्जांपल दिखाता हूं आपको, ये जो हो रहा है ये एग्जांपल इसी का है कि आपने एक हाई बीम लेजर की डाली और इस कम्युनिकेशन सर्वेलेंस सैटेलाइट को आपने ब्लाइंड कर दिया। तो भाई साहब ब्लाइंड हो गई, तो आपको नहीं लगता इससे दुश्मन को नुकसान होएगा। एक्चुअली चाइना ऐसा कर चुका है 2006 में यूएसए के साथ, एंड यूएसए वाज लाइक, मतलब इतनी हिम्मत तुम्हारी, हमारे साथ ऐसे काम करोगे। तो इनके आपस में उस समय स्पेस वॉरफेयर जैसी सिचुएशन बन रही थी। तो यानी कि ये भी एक तरीका है। तीसरा तरीका बताता हूं, एक क्वेश्चन आएगा उसमें लिखने में आपके काम आ जाएगा। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग। जैमिंग का मतलब क्या होता है कि आप यहां पर इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडिएशंस के थ्रू आप इनके सिग्नल्स को जैम कर दो। अगर इनके बीच में कम्युनिकेशन कट गया तो भाई साहब वो सैटेलाइट नहीं है, वो खिलौना है। बात समझ में आ रही है? तो ये आप कर सकते हो। और चौथा तरीका है साइबर, सी से रख लेना याद, साइबर का मतलब है कि भाई आप इसको कंप्यूट तो कर रहे होगे ना सारे के सारे डेटा को, अगर यहां पर साइबर अटैक हो जाए फिर क्या होगा? फिर भी आपकी जो स्पेस टेक है वो रखी की रह जाएगी, फिर वो खिलौना होगा, है कि नहीं? तो यानी कि आपको पता लगा फिजिकल मतलब काइनेटिक फिजिकल, नॉन काइनेटिक फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिक और साइबर, ये 4 तरीके हैं जिसके थ्रू हमारी इसरो, हमारी डिफेंस फोर्सेस आर गोइंग टू हैव दिस काउंटर स्पेस कैपेबिलिटी, राइट? ये हमें स्ट्रेंथन करेगा। अब अभी कुछ टाइम पहले चर्चा में था कि ये यूएस के एम्बेसडर इंडिया आए हुए हैं, ये कह रहे हैं इंडिया लेट्स मेक क्वाड सैटेलाइट, तो इसरो के साथ क्वाड सैटेलाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी समय पर यूएसए का कहना है कि रशिया कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहा है जिससे कि फ्यूचर में चांसेस ऑफ यू कैन से हैविंग दिस सेफ स्पेस वो जानने वाला है। आप कहोगे क्या? इनका आरोप है कि शायद रशिया टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है स्पेस में, वो ऐसा वेपन बना रहा है। हालांकि रशिया ने कहा यार ये बेबुनियाद की बातें मुझसे मत करा करो, मेरे बारे में मत करा करो, तुम्हें कुछ काम ही नहीं है, मुझे ही बदनाम करते रहते हो। तो यूएस कह रहा है नहीं ये ऐसा कर रहा है, इस वजह से हम सबको साथ आना पड़ेगा। यूएसए का कहना है कि अगर इन्होंने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर दिया
तो यूएसए का कहना है केवल मुझ पे ही थोड़ा नुकसान होगा, सैटेलाइट तो सबकी जाएंगी आसपास की, तो सबके लिए नुकसान होगा। और यूएसए का कहना है ऑलरेडी हमारी एक यूएन की आउटर स्पेस ट्रीटी है जो कहती है कि आपको वेपनाइजेशन नहीं करना स्पेस का। तो रशिया उसको एडर करता है, लेकिन यूएसए का कहना है कि रशिया का भरोसा नहीं है। हालांकि इंडिया का मानना है कि देखो रशिया के साथ इंडिया के रिलेशन तो अच्छे हैं, तो हमारा जो स्पेस टेक है वो तो सेफ एंड सिक्योर है। रही बात यूएसए और रशिया आपकी, आप आपस में सुलझो, है कि नहीं। हमारी जो स्पेस के जब स्पेस प्रोग्राम की बात की जाती है तो वेस्टर्न मीडिया ये इमेज देती है, और जो आज की इमेज है यानी कि चंद्रयान, मंगलयान एंड फ्यूचर अभी गगनयान, तो यानी कि हमने अपनी स्पेस कैपेबिलिटी को जो सिविलियन पर्पस से अब मिलिट्री पर्पस, जियोपॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज किया है। आप कहेंगे और क्या क्या है, सारा भाई का जो विजन था वो तो पहले सिविल पर्पस के लिए था, लेकिन अभी जैसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन होती है, अगर हमारा दुश्मन उस चीज के लिए तैयार है तो भाई हमें भी तैयार होना पड़ेगा। तो इसी वजह से हम स्पेस प्रोग्राम में एक नया शिफ्ट देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक डायनेमिक्स के हिसाब से। चाइना देखिए ऑलरेडी क्या कर रहा है, चाइना इसको अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए यूज कर रहा है। आप कहेंगे कैसे, मैं एग्जांपल देता हूं, इंडिया भी करता है। आपको याद है इंडिया ने ऑफर किया था सार्क नेशन को कि लेट्स मेक अ सार्क सैटेलाइट, तो पाकिस्तान ने कहा सार्क सैटेलाइट, तो इंडिया ने कहा दिस इज गोइंग टू बी अ गिफ्ट ऑफ इंडिया टू सार्क नेशन, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, इनके लिए हमने कहा हम गिफ्ट दे रहे हैं तुम्हें एक सार्क सैटेलाइट। मतलब इसरो लॉन्च कर रहा है सैटेलाइट, और इसरो इसके थ्रू जो टेलीमेडिसिन की फैसिलिटी है, मेटलर्जी, आपका क्लाइमेट एटसेट्रा, डिफेंस, आपके डिफेंस नहीं, डिजास्टर रिलीफ, तो ये फैसिलिटीज आपको फ्री में इसरो देगा। आप कहेंगे सर इसरो ऐसा फ्री में क्यों कर रहा है, इंडिया ऐसा फ्री में क्यों कर रहा है, पहले इसके आगे कहानी तो सुन लो आप। हमने कहा सार्क गिफ्ट है, मतलब सार्क सैटेलाइट इज गोइंग टू बी गिफ्ट। तो पाकिस्तान ने कहा देखो ऐसा है, हम ऐसा ना गिफ्ट नहीं लेते, हम चाहते हैं कि हम भी आपके इस सैटेलाइट ऑपरेशन में कोऑपरेट करेंगे, कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इसरो ने कहा ऐसा हमें नहीं चाहिए कोऑपरेशन, हम खुद अपनी सैटेलाइट बनाते हैं, खुद ही लॉन्च करते हैं, आपके चक्कर में प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा और आप पर्पस को समझ ही नहीं रहे हो। पाकिस्तान कह रहा है बखूबी समझ रहा हूं मैं पर्पस को, इसी वजह से कह रहा हूं कि मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, नहीं तो मैं सार्क सैटेलाइट का फायदा नहीं लूंगा। तो इंडिया ने कहा यार ये गजब बात है तुम्हारी, हम इसमें यूनिटी लाना चाह रहे थे। तो पाकिस्तान, अब आप टैक्टिकल एडवांटेज समझ रहे हो व्हाट इट इज गोइंग टू गिव टू इंडिया। एक्चुअली हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखो इंडिया इज लाइक अ बिग ब्रदर व्हेन इट कम्स टू स्पेस टेक्नोलॉजी, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग अ बिग ब्रदर। हालांकि ये कहते हैं बिग ब्रदर बन के दिखा रहे हो, मुद्दा ये है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, भाई तुम्हें अपने यहां पर स्पेस सर्विसेज अगर फ्री में मिल जाए तो तुम्हारे लिए तो अच्छा है ना, है कि नहीं। तो अगर आपको लीडर बनना होता है तो आपको दूसरों के लिए कुछ फ्री में भी करना पड़ता है, जिससे कि वो आपकी टेक्नोलॉजी की मतलब प्लस पॉइंट को देखें, और उसके बाद आगे जब उन्हें कुछ अन्य मतलब सपोर्ट चाहिए तो वो फिर इसरो को रीच आउट करेंगे और उसके लिए लगेगा पैसा। तो ये तो वाली बात होगी ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो वो ड्रिप मार्केटिंग नहीं होती एक तरीके से कि पहले आपको शैम्पू वगैरह फ्री में देते हैं, फिर आपको पसंद आया यूज करो। तो कहने का मतलब है कि ये हमारे लिए डिप्लोमेटिक एडवांटेज के लिए यूज किया गया। हालांकि जब पाकिस्तान ने कहा मैं तो इसका पार्ट नहीं बनूंगा, हमने कहा मत बनो, फिर पाकिस्तान ने कहा फिर आप सार्क सैटेलाइट वर्ड यूज नहीं कर सकते, तो हमने कहा ठीक है नहीं करेंगे। तो अब हम उसको साउथ एशियन सैटेलाइट वर्ड यूज करते हैं, एंड पाकिस्तान इज नॉट पार्ट ऑफ इट। तो जैसे हम इसको डिप्लोमेटिक एडवांटेज के लिए यूज करते हैं, ऐसे ही चाइना कर रहा है। चाइना थोड़ा और बड़े स्तर पर कर रहा है, दैट इज आवर कंसर्न। यानी कि चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है स्पेस टेक्नोलॉजी में वो इतना ज्यादा है कि अभी स्पेस के लिए जो नए स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं उन स्टैंडर्ड्स में हाई टेबल्स पर चाइना बैठा है। हालांकि बता दूं भारत ऐसा चौथा देश है और किसी देश के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है टू एक्चुअली हैव दिस काउंटर ऑपरेशन एसेट, यानी कि एंटी सैटेलाइट ऑपरेशन। तो यानी कि भारत को भी स्पेस अफेयर्स में हाई टेबल पर जगह मिल रही है, एंड थैंक्स टू एफर्ट्स ऑफ आवर साइंटिस्ट्स इन इसरो। ये एक सॉफ्ट पावर प्लस हार्ड पावर दोनों है। सॉफ्ट पावर कैसे कि भाई हमारे पास टेक्नोलॉजी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है कि नहीं, प्लस हार्ड पावर कैसे कि भाई हम काउंटर स्पेस ऑपरेशंस की एबिलिटी भी रखते हैं। अगर आपने हमारे कुछ प्रॉब्लम करा तो हम आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो एक तरीके से एशिया का जो स्पेस रेस है उसमें इंडिया इज हैविंग, यू कैन से स्पेस के रेस में इंडिया है। अभी हम आगे काफी जाना है। हालांकि
ये हमारे इंडिया के पावर, स्टेटस और मॉडर्निटी को शो करता है। कारण क्योंकि आज हम जिस दुनिया में जीते हैं तो हमें पता है कि वेस्टर्न नेशंस अगर पावरफुल बने तो उसमें एक बड़ा रोल रहा टेक्नोलॉजी का। तो अगर टेक्नोलॉजी ने उनको पावरफुल बनाया है तो आज इंडिया टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहा है। हमें सिक्योरिटी थ्रेट पाकिस्तान से हैं, चाइना से हैं और या फिर अदर टेररिस्ट से हैं। तो ऐसे में जो आपकी ये सैटेलाइट्स हैं, इनकी इमेजिंग, इंटेलिजेंस, ये हमें वहां पर हेल्प करेगा। चाइना का मैंने बताया 2007 में उसने हासिल कर ली थी सफलता कि वो स्पेस में ही अटैक कर सकता है। जैसे ये जा रही है मिसाइल, उड़ा दिया इसको, हमने ये रिसेंटली ऑपरेशन शक्ति में की। अच्छा, साथ में क्या हो रहा है कि ग्राउंड पर जो जियोपॉलिटिक्स है उससे भी स्पेस में, स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस कोऑपरेशन में इसका असर पड़ रहा है। जैसे ये है आपका इंडो पैसिफिक रीजन, आप सबको पता है इसमें चाइना से परेशान है। चाइना से परेशान है देश, कौन कौन से देश चाइना से परेशान है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इधर यूएसए। तो ऐसे में यहां पर अगर चाइना से हम ये परेशान हैं तो फ्यूचर में चाइना को स्पेस रेस में मात देने के लिए इंडिया को कोलैबोरेशन कहां से मिलेगा टेक्नोलॉजी में? जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। तो अब कनेक्ट कर सकते हैं आप जो रीसेंट डेवलपमेंट था क्वाड सैटेलाइट का। ये पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएगी। आपको एक और जानकारी दे देता हूं, फिर इसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा। आपका भी एक सेल ऑफर चल रहा है स्टडी IQ पर। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, इन प्रोसेस हैं, तो आप स्टडी IQ की सहायता से कंप्लीट सिलेबस, रिविजन, टेस्ट, पर्सनल मेंटरशिप सब कुछ कर सकते हैं इन दिस कोर्स। इंग्लिश, हिंदी तीनों में आपके कोर्सेज अभी स्टार्ट हुए हैं सेम डेट को। अगर आज आप जाके studyIQ.com पर ये त्यागी लाइफ कोड लगा लेंगे तो यू कैन सेव एक्स्ट्रा। पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस मैं पढ़ाता हूँ बेसिक से लेकर मोक्ष तक कंप्लीट। तो वो बैच भी 17 तारीख को स्टार्ट हो रहा है। पहले इसका प्लान 10 तारीख का था, फिर ये 17th इज द अपडेटेड डेट। तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस कंठस्थ हो जाएगी आपको दिस बैच। ऑफलाइन बैच भी 17 जून को स्टार्ट हो रहा है ऑरेंज सेंटर पे। नाउ कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि मॉडर्न वॉरफेयर में केवल ऑन ग्राउंड या एयर या फिर आपका वाटर केवल यही नहीं है। आज मॉडर्न वॉरफेयर में साइबर, क्योंकि आज हम हाइब्रिड सिक्योरिटी की बात करते हैं। हाइब्रिड सिक्योरिटी में आपका साइबर भी आता है, बायो टेररिज्म भी आता है, अदर एस्पेक्ट्स भी आते हैं, राइट। तो ऐसे में स्पेस टेक्नोलॉजी इज वन सच एस्पेक्ट जिसमें कि हमें वॉरफेयर के लिए, मतलब जो वेपनरी चाहिए उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना होगा। जो 4 मैंने एंगल्स आपको बताए थे, 4 काउंटर स्पेस यू कैन से वॉरफेयर कैपेबिलिटीज, तो वो हमें इंडिया को और ज़्यादा उसको स्ट्रेंथन करते रहना है। फ्यूचर का एनवायरनमेंट क्या हो सकता है? अगर 4 देशों के पास अभी ये कैपेबिलिटी है, बाकी देश भी इस पर काम कर रहे हैं, तो अगर कोई हमारी सैटेलाइट को खराब करता है जिससे इंडिया पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है और उसके बाद वो ग्राउंड पर वॉर में टैक्टिकल एडवांटेज लेने की कोशिश करे, तो इंडिया का जो इसरो है वो उसमें इतना काम आने वाला है। रीजन, क्योंकि हमारे पास कम समय में, कम लागत में सैटेलाइट को सही जगह पर पहुंचाने की काबिलियत है। और यही एग्जैक्टली आगे वाली दुनिया में चाहिए। यानी कि जो देश स्मॉल, अफोर्डेबल, इन लेस टाइम रिप्लेसमेंट कैपेबिलिटी रखेगा सैटेलाइट की, वो यहां पर टैक्टिकल एडवांटेज लेगा। एसेट तो हमने हासिल कर लिया, लेकिन जो मैंने अदर 3 बताए उसमें हमें फर्दर काम करने की जरूरत है। अगर मैं डिफेंस सैटेलाइट्स की बात करूं तो चाइना अभी हमसे 10 टाइम्स आगे चल रहा है इन नंबर ऑफ सैटेलाइट, राइट। तो हमें भी नंबर ऑफ सैटेलाइट्स को इंप्रूव करना होगा, या जो अभी सैटेलाइट है उनकी कैपेबिलिटी पर काम करना होगा। फ्यूचर टेक यहीं से निकल कर आएगा। तो राइट स्टेप्स अभी इसरो ले रहा है। गवर्नमेंट का सपोर्ट ऐसे ही इसरो को बना रहना चाहिए, तभी हमारा देश आगे आने वाले किसी भी चुनौती का सामना कर पाएगा। यहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, शशांक त्यागी फॉर यू, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। कोई भी आपका डाउट है, सजेशन है, प्लीज शेयर। एग्जामिन द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेस टेक फॉर इंडिया। तो आई थिंक इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको इसके बारे में सफिशिएंट नॉलेज हो गई है। तो बताइएगा कमेंट्स में आपके क्या व्यूज हैं इसरो के बारे में, इसरो के कंट्रीब्यूशन के बारे में। आप लिख सकते हैं प्राउड ऑफ इसरो, वो ट्रेंडिंग हो जाएगा। फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।